प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योति पब्लिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सबको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। कृपया वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, अब तक मैं आपको इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप में ये बता चुका हूँ कि हमारा ये जो शरीर है प्रतिदिन अनेक प्रकार के रोगाणुओं से उद्भासित होता है, फिर भी बड़ी आसानी से हम रोगग्रस्त नहीं हो पाते। इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे शरीर में रोगों को उन्मूलन करने के लिए इम्यूनिटी पावर पाया जाता है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और इससे संबंधित जो क्रियाओं का अध्ययन करने वाला या संबंधित तंत्र का अध्ययन करने वाले को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। ये बात मैं आपको कल बता दूँ। मैंने आपको प्रतिरक्षा के बारे में भी बताया है कि प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा की विधि, एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है और एक उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में भी मैंने आपको बता दिया कि इसके 4 कारक होते हैं। नंबर 1 होता है भौतिक अवरोधक, दूसरा होता है रासायनिक अवरोधक, तीसरा होता है कोशिका अवरोधक, चौथा होता है जड़ सूजन। उसी प्रकार मैंने उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में आपको बता दिया कि इसके अंदर सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कोई एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है। अब आज मैं आपको इसी कड़ी में प्रतिजन व प्रतिरक्षी के बारे में, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में बताना चाहूँगा। प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मैंने सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की परिभाषा आपको लिखवा दी है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी की परिभाषा में आपको लिखवाना। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा बाह्य पदार्थ है। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में एक बार प्रवेश कर जाए तो प्रवेश करने के बाद हमारी जो बी लिम्फोटिक कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम बी लसिका कोशिका के नाम से जानते हैं, उन बी लिम्फोटिक कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में बदल कर, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बी लिम्फोटिक कोशिकाओं को सीधा ही प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर देता है और रूपांतरित करने के बाद उसे प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। इतना ही नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि विशिष्ट रूप से उसी ही प्रतिरक्षी से अभिक्रिया भी करता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होता है जो शरीर में प्रवेश होने के बाद में बी लिम्फोटिक कोशिका को सीधा ही प्लाज्मा कोशिका में बदल देता है और प्रतिरक्षी के उत्पादन करने हेतु प्रेरित करता है। इतना ही नहीं करता, बल्कि विशिष्ट रूप से उसी ही प्रतिरक्षी से अभिक्रिया भी करता है। यहाँ तक की बात इस प्रतिजन की परिभाषा। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे प्रतिजन। प्रतिजन के बारे में लिखते हैं कि वह बाह्य पदार्थ होगा वह बाह्य पदार्थ अथवा रोगाणु जो शरीर में प्रवेश होने के बाद होने के बाद
एक बार शरीर में प्रवेश कर जाए, शरीर में प्रवेश बी लसिका कोशिका को लसिका कोशिका को क्या कर देता है? बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में परिवर्तित कर या रूपांतरित कर, परिवर्तित कर या रूपांतरित करके प्रतिरक्षी उत्पादन करता है। उत्पादन के लिए प्रेरित करता है तथा उससे विशिष्ट रूप से अभिक्रिया करता है। वह भाई पदार्थ अथवा अणु जो शरीर में प्रवेश होने के बाद एक बार बाहर से कोई बैक्टीरिया या कीटाणु शरीर में प्रवेश हो गया, कि वह भाई पदार्थ अथवा अणु जो शरीर में प्रवेश होने के बाद बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए निर्देश करता है तथा विशिष्ट रूप से उसी ही प्रतिरक्षी से क्या करता है? अभिक्रिया भी करता है। प्रतिजन यहाँ तक बात अभी आपके समझ में। अब आप प्रतिजन की विशेषताओं, प्रतिजन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे इसकी तरफ प्रतिरक्षी की ओर। देखो, प्रतिजन वह भारी रोगाणु का पदार्थ है जिसका आणविक भार, प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन ज्यादा होता है। प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है? कि प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे ज्यादा होता है। और एक डाल्टन बराबर कितना होता है जानते हो? एक डाल्टन बराबर होता है 1.66 गुणा 10 की घातांक -27 किलोग्राम। क्योंकि
एक डाल्टन बराबर कितना आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न बन गया है कि एक डाल्टन बराबर कितना होता है। इसे डीए यूं भी लिख सकते हैं, एक डाल्टन यानी एक डी या ये बराबर ऐसे लिख सकते हैं इसको। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। इसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम यूनिफाइड आगे नेक्स्ट में देखिए, प्रतिदिन विभिन्न रासायनिक संगठनों के बने हो सकते हैं। रासायनिक इसके हो सकते हैं, विभिन्न रासायनिक संगठन हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन, जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, शर्कराएं हैं, लिपिड है। लिपिड, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है या न्यूक्लिक अम्ल। या न्यूक्लिक अम्ल। कभी कभी शरीर के अंदर, कभी कभी शरीर के अंदर विद्यमान ये क्या करती हैं, प्रतिजन के तौर पर कार्य हैं। के रूप में या प्रतिजन की तरह एक बार लिखूंगा। प्रतिजन का हमने कहा 6 का काट दिया, उससे 6 का डॉट कितने पर होता है, एक डॉट बराबर 1.6 6 किलोग्राम होता है, या इसे 1 डी बराबर करना है तो 6
Z नाम 10 की घात -27 लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट भी होता है। प्रतिजन विभिन्न रासायनिक संगठनों होते हैं, ये हो सकते हैं, होते हैं की वजह पर हो सकते हैं, कर सकते हैं, होते हैं या हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन का है, पॉलीसेकेराइड का है, शर्करा है, लिपिड का है, कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं मिल करके और प्रतिजन के तौर पर कार्य करने लग जाती है। अब प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करते। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करते, अथवा इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से इसके जो कुछ विशिष्ट अंश हैं वो ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम एंटीजन निर्धारक, जिन्हें हम एंटीजन निर्धारक या एंटीटॉप के नाम से जानते हैं, जिन्हें जानते हैं। एंटीजन निर्धारक प्रश्न बन गया कि एंटीजन निर्धारक या एपिटोप किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कि प्रतिजन संपूर्ण प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करते, बल्कि इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से क्या हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं। ये जुड़ने वाले अंश को ही हम एंटीजन निर्धारक या एपिटोप के नाम से जानते हैं। प्रोटीन में करीब 6 से 8 अमीनो से आठ अमीनो को एक श्रृंखला
करीब 6 से 8 अमीनो अम्ल की श्रृंखला एंड जनित निर्धारित में क्या करती है, कार्य करती है। एक प्रोटीन में कई एंड जनित निर्धारक हो सकते हैं। एक प्रोटीन में कई एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। एंटीजन निर्धारकों की संख्या को भी एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। प्रतिजन संपूर्ण सभी क्रिया नहीं करता, बल्कि इसमें कुछ विशिष्ट निर्धारक कहते हैं। एपिटोप के पास जाते हैं, प्रोटीन में 6 से 8 अमीनो की श्रृंखला एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। एंटीजन निर्धारक की संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता, अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता 100 या अधिकांश जीवाणुओं में 100 या इससे अधिक ये आपके सामने क्या है एंटीजन के बारे में। यहाँ तक की बात एंटीजन के बारे में आ गई। अब मैं इससे आगे आपको बताना चाहूँगा कि साधारण रूप से देखिए कि साधारण रूप से ये जो भारी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं, इनका आणविक भार लगभग 6000 डाल्टन अथवा इससे ज़्यादा होता है। ये विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के होते हैं, जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है। कभी कभी शरीर के अंदर के कुछ पदार्थ अथवा जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे विषाणु संक्रमित या कैंसर ग्रसित कोशिकाएं, शरीर के अंदर के पदार्थ कोशिकाएं हैं, जैसे विषाणु संक्रमित या फिर कैंसर जनित कोशिकाएं, कैंसर से ग्रसित कोशिकाएं, ये भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती है। शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात प्रतिजन का जो सामना है, शरीर में प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से होता है। 2 प्रकार की होती है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, सबसे पहले इसे सामना होता है इसका। सबसे पहले शरीर में प्रवेश होने के पश्चात प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से होता है। इसके पश्चात ही प्रतिजन विशिष्ट क्रिया करने के लिए, इसके पश्चात क्या होता है,
प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को सक्रिय कर पाता। यहाँ तक की बात ये प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षियों से संयोजित होकर के प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होकर के और प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। सामान्यतः प्रोटीन के अलावा अन्य जो रासायनिक पदार्थ हैं वो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया तो कर सकते हैं, परंतु ये प्रतिरक्षी निर्माण में अधिक सक्रिय नहीं होते। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, वरन इसका कुछ विशिष्ट अंश ही क्या कर पाता है, प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस अंश को एंटीजन निर्धारक या फिर उसको हेपेटोड के नाम से। प्रोटीन में करीब 6 से 8 हेपेटोड की श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, इनकी संख्या कोई एंटीजन की संयोजकता के नाम से जाना जाता है और अधिकांश जीवाणु होते हैं जिनमें एंटीजन की संयोजकता लगभग एंटीजन से 100 से अधिक। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की जो कार्यविधि है जो लगभग 4 चरणों में संपादित होती है। अब आपको मैं यह देता हूँ नया पॉइंट हमारा कि विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि कौन कौन सी। हमारा आपके सामने नया पॉइंट है, तो नए पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारी बात है वो ये है कि विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि, प्रतिजन के विनाश की क्या है, 4 चरणों में संपादित। कौन कौन से? सबसे पहले तो है अंतर्निहित प्रतिजन तथा बाह्य प्रतिजन में भेद करना। अंतर्निहित अंदर छुपे हुए प्रतिजन और दूसरा कौन सा है, बाह्य प्रतिजन में भेद करना। पहला है ये तो हो गया। दूसरे में है बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त, बाह्य जन के ऊपर व्याप्त, व्याप्त मान विद्यमान, बाह्य जन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार ही बेलसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त है बाह्य प्रतिजन के ऊपर
एंटीजन निर्धारण को किस सूरत में होता है? द्विलसिका कोशिकाओं द्विलसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण क्या हो गया कि बाह्य प्रतिजनों पर जो प्राप्त एंटीजन निर्धारण होता है उसकी संख्या के अनुसार भी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। ये हो गई कौन सी चीज? दूसरी। तीसरी बात आ गई प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षों का निर्माण किया जाता है। तीसरी स्थिति को बताना है द्विलसिका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? द्विलसिका कोशिकाओं के द्वारा प्लाज्मा कोशिका क्या करती है? प्लाज्मा कोशिका विशिष्ट प्रतिरक्ष का निर्माण करती है। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? विशिष्ट प्रतिरक्षों का निर्माण किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरक्षियों का ये हो गया और चौथे चरण को क्या करना चाह रहा है कि प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया एंटीजन एंटीबॉडी एजीएबी प्रतिक्रिया तथा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा यानी सीएमआई द्वारा प्रतिजन का विनाश कर दिया जाता है। एजीएबी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के द्वारा तथा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा कोशिका मध्यस्थ कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश कर दिया जाता है। ये चार चरण कौन से विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की क्रिया की चार चरण होती है। कौन से नंबर है? तो सबसे पहले तो हम छुपे हुए एंटीजन होते हैं और बाहर एंटीजन में आपस में भेद करना होता है कि भाई ये जो रोगाणु है बाहरी है या अंदर वाला है, अंदर छुपा हुआ है, प्रतिजन बाहर है या अंदर है, इसका भेद करना होता है। दूसरे बाहर प्रतिजन के ऊपर भी आपको तो एंटीजन निर्धारण की संरचना के अनुसार ही द्वारा प्लाज्मा कोशिका का निर्माण होता है। होता है कि बाहर प्रतिजन यानी बाहर से आने वाले रोगाणु पर कौन सा एंटीजन निर्धारण यानी एपिटोप विद्यमान है, उसके अनुसार ही कोशिका क्या करती है? प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करती है।
इसलिए प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षों का निर्माण किया जाता है जो उससे बचा सके और एंटीजनी और एंटीबॉडी तथा कोशिका मर्दित प्रतिरक्षा द्वारा एंटीजन का विनाश कर दिया जाता है। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब सेल मेडिटेटेड और इम्यूनिटी क्या है? CMI सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी क्या है? CMI का पूरा नाम लिखो। क्या कहना है हमको? CMI का पूरा नाम CMI का पूरा नाम लिख दीजिए। CMI का लिखेंगे सेल लिखो और उसके बाद इम्यूनिटी इम्यूनिटी नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिरक्षा। पहले प्रतिरक्षा की परिभाषा लिख लीजिए। देखो यह वह प्रोटीन होता है जो शरीर में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा किसी कोशिकाओं के द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण होता है। किसी प्रतिजन से कोशिकाओं द्वारा
किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, निर्मित होता है। प्रतिरक्षी की परिभाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिजन वह है इसे कहते हैं प्रतिजन। प्रतिजन से तात्पर्य है कि यह वह प्रोटीन होता है, यह वह प्रोटीन होता है जो शरीर में उपस्थित बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है। प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबिन या संक्षिप्त में IgG कह सकते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो प्राणियों में रक्त तथा अन्य तल पदार्थ में पाया जाता है। अब आप इसके बारे में परिभाषा लिख लें, फिर इसके बाद से आगे लिखना शुरू करेंगे। प्रतिरक्षी के बारे में, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन संक्षिप्त में IgG कहा जाता है। संक्षिप्त में से किस नाम से भी जानते हैं, IgG कहा जाता है। ये प्लाविका कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन गामा ग्लोबिन नामक प्रोटीन है। गामा ग्लोबिन नामक प्रोटीन है जो प्राणियों के रक्त तथा अन्य तल पदार्थ में पाया जाता है। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, रक्त तथा प्राणी के तरल पदार्थों में पाया जाता है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने एंटीबॉडी और एंटीजन को क्या करने में, एंटीबॉडी और एंटीजन को पहचानने में तथा निष्प्रभावी करने, एंटीबॉडी और एंटीजन को पहचानने तथा निष्प्रभावी करने
प्रभावी करने हेतु क्या करना पड़ता है? प्रतिजन को क्रिया करते हैं। इसकी पहचानने और क्रिया करने प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिजन का वह भाग प्रतिजन से क्रिया करने वाला प्रतिरक्षी का विभाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटॉप कहलाता है। पैराटॉप किसे कहते हैं? पैराटॉप किसे कहते हैं? लिखेंगे प्रतिरक्षी का वो भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है। एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से क्रिया करेगा पैराटॉप कहलाएगा। एंटीजन से एंटीबॉडी का क्रिया करने वाला भाग क्या कहलाता है? पैराटॉप कहलाता है। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। इसके पश्चात प्रतिरक्षी की संरचना और प्रतिरक्षी के प्रकार वाला पॉइंट मैं आपको अगले दिन बताऊँगा। आज